हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज हम आपको पर्यावरण अध्ययन का महत्व समझाएंगे। ये एमए पार्ट 1 और बीए के साथ साथ परीक्षा के लिए जो तैयारी वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलो आप शुरू करते हैं आज का अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहले बात आती है पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता। प्रश्न ये उठता है कि पर्यावरण अध्ययन हम क्यों करें, इसकी आवश्यकता क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि मानव जब धरातल पर अवतरित हुआ, जन्म लिया, वहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की यात्रा में उसने बहुत उतार चढ़ाव देखा और इस पर्यावरण में रहते हुए उसने जो विकास किया है उससे कुछ चूकें हुई हैं, कुछ नुकसान हुए हैं। तो इस कमियों को दूर करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को सिलेबस में लाने का प्रयास हुआ और इसकी महत्ता को पढ़ाने के लिए सरकार पाठ्यक्रम में लाई और उसके अध्ययन की रूपरेखा बनी। पर्यावरण अध्ययन में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पर्यावरण के कारण पृथ्वी को जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त है। पृथ्वी जीवित इकाई है, ऐसा इसलिए कहा जाता है। जीवित इकाई का उसको जो गौरव प्राप्त है वह गौरव इसलिए प्राप्त है क्योंकि यह पर्यावरण से आच्छादित है। इस ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं उन सारे ग्रहों को यह महत्व, यह गौरव नहीं मिला, केवल मिला है तो हमारी इस पृथ्वी को। इसीलिए पृथ्वी को जीवित इकाई कहते हैं। जीवित जगत का एक अच्छा सा प्लेटफार्म पृथ्वी ने मुहैया कराया है। ऐसे में अब अगली बात आती है, पृथ्वी पर पर्यावरण एक सर्वश्रेष्ठ वरदान है। पृथ्वी पर पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। क्यों? क्योंकि यह जीवित जीव जहाँ निवास करता है, वनस्पतियाँ और जीव दोनों जहाँ रहते हैं, यह एक वरदान है। यह वरदान अन्य ग्रहों को नहीं मिला, यह केवल मिला तो हमारी पृथ्वी को मिला। इसलिए भी पर्यावरण के अध्ययन की महत्ता, इसकी सत्ता को समझना अति आवश्यक है। अब बात आती है मानव की प्रमुख अनुक्रियाएं क्या हैं। जब से मानव इस धरातल पर आया और यहाँ तक उसने जो मूलभूत अनुक्रियाएं की उसकी मैं क्रमवार बिंदुवार चर्चा करता हूँ। जैसे भोजन, मानव जब जंगलीपन में था वहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहली उसकी नीड, पहली उसकी आवश्यकता थी भोजन की। भोजन क्योंकि यह पेट को उदरपूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों की, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। यह खाद्य पदार्थ जंगलीपन जब मानव जीवन जी रहा था तो उसे ऐसे दौर में सर्वसुलभ नहीं थे। वह शिकार करता था जानवरों का, मछली मारता था, फल फूल वनस्पतियों से प्राप्त करता था। इस तरह वह अपने भोजन की पूर्ति करता था। आदि मानव भोजन को मछलियों के द्वारा, शिकार के द्वारा, वनस्पतियों से फल फूल प्राप्त करके वह अपने भोजन की पूर्ति किया। इसके बाद है वस्त्र। जब मानव थोड़ा सा चेतना उसकी जागी तो भोजन की पूर्ति के बाद उसकी पहली निगाह गई कि यह हमारा जो तन है, यह जंगलीपन है, यह जंगलीपन और इस तन को ढकने के लिए हमें एक कपड़े की ज़रूरत है। तो उसे उस दौर में इतना विकास, इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। ऐसे में उसने पत्तियों को, छालों को, पत्तों को अपने तन पर, कमर वाले पार्ट पर ढक करके रहने लगा। धीरे धीरे मानव कृषि का विकास किया और कपास, रेशे वाले फसलें, उनसे वस्त्र बनाने की सुविधा प्राप्त की। तो भोजन, भोजन के बाद वस्त्र, वस्त्र के बाद है आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है निवास स्थान या मानव जहाँ पर रहता है वह घर। एक हमारे यहाँ कहावत है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान की यह तीन उसकी अनुक्रियाएं मानव को व्यवस्थित जीवन जीने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराई। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वह पर्यावरण के निकट होते हुए उसका उपयोग, उसका सदुपयोग और आज के दौर में उसका दुरुपयोग करने लगा। तो
उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग होते हुए यह सारी जो कहानी है उसके कारण मानव को पर्यावरण अध्ययन की महत्ता को जानना जरूरी है। अब बात आती है भोजन, वस्त्र और आवास के बाद पर्यावरण मानव की सभी अनुक्रियाओं का नियंत्रित करता है। पर्यावरण मानव की सभी अनुक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, हम कौन सा भोजन करेंगे, हम किस तरह की व्यवस्था में रहेंगे, ये सारी बातें यह कौन तय करता है? पर्यावरण। पर्यावरण इसलिए तय करता है कि यह मौसम के अनुसार, जैसे यदि वह शीतकालीन क्षेत्र में रहता है तो उसके मकान बंद कमरे के होंगे। यह उष्ण इलाके का रहने वाला मानव है तो उसके मकान हवादार होंगे। तो भोजन को, मकान को और कपड़े को कौन नियंत्रित करता है? यह हमारा पर्यावरण। अब बारी आती है, यह पर्यावरण को नियंत्रित करते चलते फिरते जो मानव ने पर्यावरण को समझा, सुना, जाना, उसका उपयोग किया, उसका दुरुपयोग किया, ये सारी बातें चल ही रही थी। इसी बीच में जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक विचार दिया। वह विचार था नियतवादी। जर्मनी के लोग यह मानते हैं कि धरती पर कुछ किया नहीं जा सकता, बल्कि धरती पर सब कुछ हो रहा है, सब फिक्स है। इसे एक शब्द में कहें तो फिक्सेशन थ्योरी कहते हैं। नियतवादी। प्रकृति ने सब कुछ तय कर रखा है, प्रकृति ने सब कुछ नियत बना रखा है, उसी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। पर्यावरण भी प्रकृति की नियत की देन है, ऐसा पूरे विश्व में जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं का मानना है। उनकी यह सोच है। इस सोच को लेकर के जब वो आगे बढ़े तो उसमें कुछ समस्याएं, कुछ सुझाव, कुछ निदान, ये सारे निकल करके आए। तो नियतवादी विचारधारा जर्मनी की है और यह विचारधारा में जो पॉइंट है, तकनीक जनित आर्थिक विकास से प्रकृति और मानव का अंतर्द्वंद आरंभ हो गया। नियतवादी यह मानते हैं कि पर्यावरण में जो दुराव हुआ, पर्यावरण के प्रति जो लगाव धीरे धीरे दुराव में तब्दील हुआ, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कोई कारक है तो वह है तकनीकी मानव। पहले मानव क्या था? तकनीकी नहीं था। पहले मानव आध्यात्मिक था। तो प्रकृति से उसका तादात्म्य था, प्रकृति के वह निकट था। सूर्योदय, सूर्य वंदना, जंगल में ध्यान लगाना, ये सारी बातें कहीं न कहीं प्रकृति की गोद में पलती थी, चलती थी। लेकिन जर्मनी के लोगों का मानना है कि जब से मानव के जीवन में तकनीक का विकास हुआ, इस तकनीक के कारण मानव और प्रकृति के बीच में द्वंद्व, फाइट शुरू हो गई। आप कारण देख लीजिए, मानव जब जंगलीपन से निकल करके धीरे धीरे रोटी, कपड़ा, मकान, 3 मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जब मानव व्यवस्थित होने लगा तो इसी प्रकृति से उसने दोहन करना शुरू कर दिया। लकड़ी को काटना, पर्वत को तोड़ करके सारे कंक्रीटें बनाना, पर्वत से तमाम उपयोगी संसाधन पदार्थ निकालना, वनस्पतियों का दोहन करना, नदियों के जल को बांध बना करके बिजली पैदा करना, ये सारी चीजें एक एक करके मानव प्रकृति से ही लेना शुरू किया। और प्रकृति से जब लेना शुरू किया, जब तक उसका उपयोग किया, तब तक तो रिश्ते प्रकृति और मानव के बड़े सद्भावपूर्ण रहे। यह रिश्ते सद्भावपूर्ण कब तनाव में बदल गए, यह बातें धीरे धीरे आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि यह सारी कहानी कैसे इस टकराव में तब्दील हो गई। यह एक सोच जर्मनी के लोगों की है कि तकनीक, मानव आर्थिक प्रगति के चक्कर में हम आर्थिक छलांग लगाना चाहते थे, आर्थिक उन्नत करना चाहते थे। यही पर्यावरण और प्रकृति, पर्यावरण और मानव के बीच द्वंद्व का मूल कारण है। तकनीक और अर्थ, यह दोनों जब से मानव के जीवन में जुड़ा, तब से प्रकृति के साथ हमारा दुराव शुरू हो गया। ऐसी बात जर्मनी के लोगों की है। आगे मैं आपको बताऊं, यह बात जैसे ही समाप्त होती है, एक और विचारधारा शुरू हुई। उस विचारधारा का नाम है संभववादी विचारधारा। यह भी विचारधारा यूरोपीय समाज की तरह, जैसे यूरोप में जर्मनी, उसी तरह यूरोप में फ्रांसीसी
लोगों का मानना है कि धरती पर कुछ भी निश्चित नहीं है। जहां जर्मनी के लोग नियतवादी व्यवस्था मानते हैं, वहीं फ्रांसीसी लोग यह मानते हैं कि धरातल पर सब कुछ संभव है। जैसे प्रकृति ने कह दिया कि हमको चलना है, मानव ने देखा पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए, उसके मन में यह विचार आया कि हम क्यों नहीं उड़ सकते, हम क्यों नहीं उड़ सकते। यह विचार आते ही मानव ने प्रयास किया। प्रकृति को उड़ाना होता मानव को तो वह पंख लगा करके देती, लेकिन प्रकृति ने तो नियत कर दिया था कि नहीं, आपको चलना है। लेकिन संभववादियों ने क्या कहा कि कुछ भी फिक्स नहीं है, बल्कि सब कुछ संभव है। प्रकृति ने हमको पंख भले नहीं दिया, हम हवाई जहाज बना करके उड़ जाएंगे। प्रकृति हमको दौड़ने के लिए लंबी टांगे नहीं दी, यह नियतवादी जर्मनी की विचारधारा कहती है। संभववादी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हमको यदि लंबी टांगे नहीं मिली तो हम घोड़े को पालतू बना करके हम उससे रेस पूरा करेंगे, हम हवाई जहाज बना लेंगे, हम उड़ जाएंगे, हम ट्रेन और बस ला देंगे, हम बहुत तेजी से गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, समय को बांध लेंगे, समय को मुट्ठी में कर लेंगे। प्रकृति ने कह दिया कि ये उसरीली भूमि है, यहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते। मानव ने मेड़बंदी की, उसरीले भूमि पर आज अच्छी खेती पैदा कर रहा है। प्रकृति ने पर्वत की एक चारदीवारी खड़ी कर दी, प्राकृतिक अवरोध खड़ा कर दिया और कहा कि आप उस पार नहीं जा सकते। लेकिन संभववादी विचारधारा ने कहा हम उस पार जा सकते हैं, हवाई जहाज से उस पार निकल गए। तो ये जो प्रकृति और मानव के बीच में विचारों का द्वंद्व और द्वंद्व के बाद जो परिणाम प्राप्त हुए, इस रस्साकसी में कहीं मानव बीच पड़ गया तो कहीं प्रकृति बीच पड़ गई। और यह लड़ाई, यह द्वंद्व निसंदेह प्रकृति के लिए भी खतरनाक है और मानव के लिए भी खतरनाक है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि सन 1980 के आसपास पर्यावरणीय समस्याएं इतनी विकराल हो गई, फिर मानव सोचने पर मजबूर हो गया कि हम यदि अभी नहीं चेते तो कल हमारा बहुत दुर्भावनापूर्ण आ जाएगा। यह दुर्भावना प्रकृति के साथ जो हमारी मानव की, तकनीकी मानव की, आर्थिक मानव की जो दुर्भावना है, आर्थिक प्रगति, आर्थिक क्षितिज पर छलांग लगाने की, वह हमारे आने वाले भविष्य की, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। ऐसे में इस बातों को समेट करके, क्योंकि उसमें प्राकृतिक घटनाएं चरम पर होने लगी, बाढ़, सूखा, सुनामी, आपदा, इस तरह की महामारियां समाज में, संसार में बड़ी तेजी से फैलने लगी और यह संभववादी विचारधारा अपने चरमोत्कर्ष पर जा रही थी। मानव आर्थिक प्रगति की कुलांचे भर रहा था, मानव आर्थिक प्रगति की तकनीक के माध्यम से चांद पर जाने की तैयारी करने लगा। इस रस्साकसी, इस द्वंद्व में फिर यह विचार आया, नहीं, हमारी रफ्तार जो प्रगति की है, हमारी रफ्तार जो तकनीक की है, उस पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। इस विचारधारा से फलीभूत होकर के विश्व के कुछ वैज्ञानिक, कुछ भूगोलवेत्ता, कुछ साइंटिस्ट, यह सारे लोग मिल करके 1980 में उसको जो है एक बैठक किए। उस बैठक के बाद यह विचार आया कि क्यों न पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति मानव का जो द्वंद्वात्मक रिश्ता है उसको एक साइड करके रागात्मक रिश्ते को क्यों न आगे बढ़ाया जाए। यदि रागात्मक तरीके से मानव प्रकृति के साथ कदम ताल करते हुए चलेगा तो निसंदेह यह धरती, यह संसार, यह जगत, यह कायनात, यह ब्रह्मांड स्वर्ग जैसा होगा। लेकिन यदि द्वंद्व होगा तो यह नरक जैसा हो जाएगा, हम कहीं जीने लायक नहीं रहेंगे। जैसे कुछ घटनाएं आप देख लीजिए, ओजोन परत का छिद्र, सुनामी, बाढ़, यह ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हैं, यह पर्यावरणीय घटनाएं हैं जो मानव के इस व्यवहार के कारण पैदा हुई। अब बारी आती है पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पक्ष। ये सारी समस्याएं यदि खड़ी होंगी तो हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार कॉलेज और शिक्षक होने के नाते, एक जिम्मेदार सरकार और समाज होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण की जितनी समस्याएं खड़ी हैं उस पर बहुत सद्भावपूर्ण तरीके से एक विषय वस्तु चुना जाए और उस पर काम किया जाए।
इन्हीं विचारों को लेकर के भारत सरकार, प्रमुख पर्यावरणविद, प्रमुख भूगोलवेत्ता, प्रमुख वैज्ञानिक, साइंटिफिक, ये सारे लोग एक साथ बैठ करके पर्यावरण के विषय को मानव तक, जन जन तक और एक सभ्य समाज के लिए एक एजुकेशनल शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए प्रेरित हुए। इसी कारण यह मैं आपको बताने के लिए आज इस टॉपिक को चुना हूं कि पर्यावरण अध्ययन क्यों जरूरी है, पर्यावरण अध्ययन होता क्या है, इस पर्यावरणीय अध्ययन के माध्यम से हम कैसे प्रकृति के साथ कदम ताल करते हुए खुद का विकास और प्रकृति की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसमें एक पहला पक्ष है, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पक्ष में पहला पक्ष है ज्ञानात्मक। अब प्रश्न उठता है कि जब हमें किसी विषय वस्तु की जानकारी ही नहीं होगी, हमें किसी विषय वस्तु का ज्ञान ही नहीं होगा, तो उसके प्रति हमारा राग कैसे पैदा होगा, उसके प्रति हमारा अनुराग कैसे पैदा होगा।